दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा कैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपना रहा है। पतंजलि के जो भी यहां पर केस इस समय चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग स्टेटमेंट आपने निकलती हुई देखी होंगी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कभी कहता है कि यहां पर लोगों की लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहता है कि जो स्टेट अथॉरिटीज हैं इस पूरे मामले में आखिर पतंजलि के केस में क्या कर रही थी, और हम स्टेट अथॉरिटीज को वार्निंग देते हैं एंड वी विल रिप यू अपार्ट। इस तरह के जो कड़े शब्द हैं पतंजलि के पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहां पर मैटर है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यहां पर इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। आपको यहां पर जो नुकसान है जो आपने यहां पर किया है पूरे मामले में, यहां पर आपको इसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आखिर इतना सख्त क्यों है? तो ऐसे में जरूरी हो जाता है ये देखना कि पतंजलि का ये पूरा मामला क्या है, पूरा केस क्या है, और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है इतना सख्त रवैया पतंजलि के अगेंस्ट अपनाने की, और क्या पतंजलि यहां पर किस गलतियों के कारण पतंजलि को ये सारी चीजें यहां पर यहां पर सारी चीजें वार्निंग के रूप में और बाकी चीजों के रूप में देखनी पड़ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और हम यहां पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी एंड एकेडमी में इन सभी चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि यहां पर आपको याद होगा जब भारत के अंदर डेल्टा वेव आई थी, यानी कि कोरोना वायरस की जब वेव आई थी 2021 के अंदर, और यहां पे पूरे भारत के अंदर इस तरह से आपने देखा होगा कैसे ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जगह जगह अफरा तफरी का माहौल था। तब ऐसे में यहां पर रामदेव बाबा ने एक अपनी जो दवाई है उनकी वो बहुत पॉपुलर हुई थी, यानी कि जो पतंजलि की एक आयुर्वेदिक दवाई थी बहुत पॉपुलर हुई थी जिसका नाम था कोरोनिल। और यहां पर दरअसल 2021 में फरवरी में इस दवाई को लॉन्च किया गया था, इस मेडिसिन को लॉन्च यहां पर किया गया था, और ये कहा गया था ये फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है फॉर कोविड 19। ठीक है, इसको इस तरह से दिखाया गया था कि पूरे जैसे एविडेंस बेस्ड आपको ये दवाई मिलेगी और कोविड 19 यानी कि जो कोरोना वायरस है इसको ट्रीट यहां पर करेगी। और इतना ही नहीं, जब इस दवाई को लॉन्च किया गया था तो आप देख सकते हैं यहां पर हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन भी आपको इनके साथ देखने को मिलेंगे, आपको नितिन गडकरी जी भी देखने को मिलते हैं। तो रामदेव बाबा ने इस दवाई को लॉन्च यहां पर फरवरी 2021 में किया था कोरोनिल के नाम से। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है पीछे जो पोस्टर लगा है, सिर्फ इतना ही नहीं कि दवाई लॉन्च की गई और यहां पर आपको मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं, साथ में यहां पर जो पीछे पोस्टर लगा है यहां पर साफ साफ लिखा है कि WHO GMP सर्टिफाइड, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके आधार पर ये जो दवाई है ये सर्टिफाइड है। यानी कि WHO सर्टिफिकेशन यहां पर दिखाया गया कि किस तरह से WHO का वैलिडेशन भी इसे मिला हुआ है। और फिर ऐसे में जब यहां पर सवाल खड़े हुए तो यहां पर खबर निकल कर आई कि WHO का कोई भी किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन या अप्रूवल कोरोनिल को नहीं मिला हुआ है। ऐसे में अगर यहां पर बात करें तो मामला आगे बढ़ता है और यहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA का रिएक्शन इसके ऊपर आता है, और IMA यहां पर कहता है कि ये बहुत ज्यादा शॉक करने वाली बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि किस तरह से यहां पर कोरा झूठ परोसा गया है, ब्लेटेंट लाई यहां पर बोला गया है, और वो भी हेल्थ मिनिस्टर के प्रेजेंस में कि ये जो दवाई है ये दवाई WHO के द्वारा सर्टिफाइड है। और ऐसे में यहां पर जवाब मांगा जाना चाहिए, जो कंट्री है वो एक्सप्लेनेशन मांगती है, और ऐसे में यहां पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको ये एक्सप्लेनेशन देने चाहिए कि उनके प्रेजेंस के अंदर इतना बड़ा झूठ यहां पर क्यों बोला गया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहां पर लिया गया और इस तरह से पूरी तरह से लॉन्च यहां पर दवाई की गई। तो ऐसे में यहां पर ये सारी चीजें चल ही रही थी। ऐसे में यहां पर हमें कई स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलती हैं जिसमें रामदेव बाबा यहां पर जो एलोपैथी है उसको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, यानी कि जो मॉडर्न साइंस के आधार पर इस समय आपको ट्रीटमेंट होता हुआ नजर आता है जो कि एलोपैथी, ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से आप देखेंगे जो कि एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, उसी तरह से एलोपैथी एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा, और जो कि इस समय जो मॉडर्न साइंस है उस पर आधारित आपको एक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। इसको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं रामदेव बाबा, कहते हैं ये एक स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। साथ में यहां पर एलोपैथी की वजह से कई लोगों की, लाखों लोगों की जान भी चली जाती है, इस तरह के यहां पर क्लेम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये कहा गया कि कोई भी मॉडर्न साइंस की जो मेडिसिन है, ये किसी भी प्रकार की जो मॉडर्न मेडिसिन है ये कोविड को ट्रीट नहीं करती है, क्योर नहीं करती है। तो ऐसी स्टेटमेंट भी हमें लॉन्च के बाद, यहां पर कोरोनिल के लॉन्च के बाद देखने को मिलती है। और फिर ऐसे में यहां पर IMA जो है, IMA फिर से यहां पर अपना रिएक्शन यहां पर देता है और रामदेव बाबा को इस बार लीगल नोटिस यहां पर भेजता है और कहता है कि रामदेव बाबा को यहां पर अपॉलॉजी यानी कि माफी मांगनी चाहिए जो भी उन्होंने स्टेटमेंट यहां पर बोली है। और ऐसे में यहां पर अपील की जाती है हेल्थ मिनिस्टर से कि रामदेव बाबा और पतंजलि के अगेंस्ट यहां पर एक्शन लिया जाए। जो भी इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है विदाउट एनी एविडेंस,
और विदाउट किसी भी प्रकार की स्टडी के बाद ऐसे में यहां पर जो एक्शन है लिया जाना चाहिए एपिडेमिक और डिजीज एक्ट के अंडर, यहां पर रामदेव बाबा और पतंजलि के अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसी अपील भी आईएमए करता है, क्रिटिसाइज करने के साथ साथ लीगल नोटिस भी भेजता है और ऐसी अपील भी यहां पर की जाती है। ऐसे में फिर यहां पर पतंजलि की तरफ से जो सफाई आती है, जो रिस्पॉन्स आता है, उसमें यह कहा गया कि रामदेव बाबा जो थे वो अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कह रहे थे कि एलोपैथी खराब चीज है, लाखों लोगों की जान इससे चली जाती है। दरअसल रामदेव बाबा यहां पर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड को पढ़ रहे थे, ठीक है, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, जिनके पीछे कोई आधार कई बार नहीं होता है, अनफाउंडेड क्लेम्स होते हैं। तो ऐसे में यहां पर कहा गया कि रामदेव बाबा अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे थे, ये वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड उस समय पढ़ रहे थे। तो ऐसे में रामदेव बाबा की तरफ से ये कहा गया कि भाई इनकी तरफ से कोई एलोपैथी को लेकर किसी भी तरह का इल विल आपको इंटेंशन यहां नहीं मिलती है, वो एलोपैथी के खिलाफ नहीं है, ऐसी बात यहां पर कही गई। इस तरह से यहां पर सफाई आती है पतंजलि की तरफ से। उसके अलावा ये पूरा मामला यहां पर चल ही रहा था और ऐसे में यहां पर इस केस के अंदर, ठीक है, एक तरफ से पतंजलि को तो सुप्रीम कोर्ट लताड़ ही रहा है, दूसरी तरफ से जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ यहां पर वी विल रिप यू अपार्ट का सेंटेंस यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी कड़े शब्द यहां पर है। तो ऐसे में देखते हैं कि आखिर जो स्टेट अथॉरिटीज थी, जो सरकार थी, वो आखिर यहां पर पूरे मामले में क्या कर रही थी, जिस तरह से कोरोनिल को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस मिलते हैं। तो कहता है कि यहां पर बीबीसी एक रिपोर्ट बताती है कि 2020 के अंदर, 2020 में पतंजलि यहां पर स्टेट अथॉरिटीज के आगे अप्लाई करती है, यहां पर एप्लीकेशन डालती है कि कोरोनिल को जो शुरुआत में दरअसल शुरुआत में जब कोरोनिल को लाइसेंस मिला था तो इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिला था, ठीक है। जब कोरोनिल मार्केट में आई थी तो उसके पास जो लाइसेंस था एज ए ड्रग, एज ए दवाई, वो था इम्यूनिटी बूस्ट करने की, ना कि कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट। ऐसा उसका कोई लाइसेंस नहीं था कि वो कोरोना वायरस को ट्रीट करती है और कोरोना वायरस को ट्रीट करने वाली दवाई है। एज ए क्योर ऑफ कोरोना वायरस उसको लाइसेंस नहीं मिला, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए उसको लाइसेंस मिला था। लेकिन यहां पर 2020 के अंदर पतंजलि यहां पर अप्लाई करती है लाइसेंस के लिए कि इम्यूनिटी बूस्टर की जगह इसका लाइसेंस जो है अपग्रेड कर दिया जाए, इसका लाइसेंस जो चाहे चेंज कर दिया जाए और इसका लाइसेंस देना चाहिए इसको एज ए मेडिसिन फॉर कोविड-19। तो जो शुरुआत में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लाइसेंस मिला था, पतंजलि चाहती थी कि उसका लाइसेंस अपग्रेड हो जाए, चेंज हो जाए और वो कोरोना वायरस की दवाई के रूप में उसको लाइसेंस यहां पर मिल जाए। लेकिन यहां पर जो लाइसेंस है वो अपग्रेड तो कर दिया जाता है, लेकिन मेडिसिन फॉर कोविड-19 ऐसा लाइसेंस नहीं मिलता है। तो ये जो लाइसेंस मिलता है ये अप्रूव होता है एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन के रूप में, सपोर्टिंग मेजर के रूप में, ठीक है। तो कोविड-19 की दवाई है ऐसा यहां पर लाइसेंस नहीं मिला, सपोर्टिंग मेजर है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ऐसा लाइसेंस यहां पर मिल जाता है। इसके बाद फिर यहां पर जो नया लाइसेंस यहां पर मिलता है, तो यहां पर आयुष मिनिस्ट्री भी और उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटीज भी यहां पर कंफर्म करती है कि ये कोरोना वायरस का जो कोरोनिल है, ये कोरोना वायरस का क्योर नहीं है, ठीक है, बल्कि यहां पर ये एक सपोर्टिंग मेजर है और सपोर्टिंग मेजर के रूप में ही इसको मार्केट में बेचा जा सकता है। जैसे आप देख रहे थे उस समय कई सारे मल्टीविटामिन पर भी फोकस गया था कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप विटामिन सी लीजिए, आप जिंक की टैबलेट्स लीजिए, ये सारी बातें चल रही थी। तो यहाँ पर स्टेट अथॉरिटीज ने, यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, और यहाँ पर उत्तराखंड जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, जहां पर आपको पतंजलि का बेसिकली वहां पर पूरा आश्रम वगैरह देखने को मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिलती है, यहाँ पर उत्तराखंड और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करा कि जो कोरोनिल है वो क्योर नहीं है, वो एक सपोर्टिंग मेजर है। जैसे बाकी यहाँ पर विटामिन की टैबलेट्स वगैरह मार्केट में आती है, ऐसे ही इसको बेचा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर ने बाकी चीजों पर क्या कहा कि भाई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की बात है और जहां तक पब्लिक के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स देने की जो बात है, इस पर यहां पर क्या कहा गया, तो यहां पर सेंटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला जब चल ही रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंटर ये कहता है कि यहां पर पतंजलि को कहा गया है कि किसी भी प्रकार की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट यहां पर ना लगाई जाए। साथ में यह भी कहा गया कि यहां पर कोरोनिल जो टैबलेट है ये क्योर नहीं है, ये क्या है, ये एक सपोर्टिंग मेजर के रूप में ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड-19 के रूप में, ठीक है। तो स्टेट अथॉरिटीज को भी ये बात सेंटर ने क्लैरिफाई करी कि ये क्योर नहीं है, ये सपोर्टिंग मेजर है। और साथ ही में यहां पर कहा गया कि जो भी यहां पर क्लेम्स, इस तरह से फॉल्स क्लेम्स यहां पर पतंजलि के द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे में सेंटर ने उसके ऊपर प्रोएक्टिव स्टेप्स यहां पर लिए हैं। ये बात सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफाई की है कि हमने अगर किसी भी प्रकार का फॉल्स क्लेम किया गया है तो उसके ऊपर हमने एक्शन लिया है। साथ में ये दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ये सपोर्टिंग मेजर है। और यहां पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है, इसके लिए भी पतंजलि को सेंटर की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना दें। तो ये बातें सारी सेंटर ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई की हैं इस पूरे मामले के दौरान।
ठीक है। तो एक तरफ से सेंटर की तरफ से हमने यहां पर बात करी कि सरकार का क्या पक्ष है, सरकार इस दौरान क्या कर रही थी, वो सारी बातें हमने यहां पर जानी। अब यहां पर आपको पूरा केस पता यहां पर चल ही गया होगा ऑलमोस्ट कि किस तरह से कोरोनिल का मामला शुरू हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यहां पर दी जाती हैं और इसी वजह से यहां पर पूरा मामला ये आपको देखने को मिलता है। दरअसल अगर शुरुआत देखें इस पूरे मामले की, अभी तक आपने देखा होगा कि आईएमए ने लीगल नोटिस भेजा और साथ में यहां पर कंडेम किया जो पतंजलि की स्टेटमेंट थी। दरअसल यहां पर कहता है अगस्त 2022 के अंदर ये केस की शुरुआत इस तरह से आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर आईएमए जो है एक पिटीशन डालती है, क्योंकि यहां पर न्यूज़पेपर के अंदर एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपको पतंजलि की तरफ से देखने को मिलती है, जिसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर पतंजलि की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है जिसमें यह कहा गया कि पतंजलि जो छापा कहता है कि मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। तो यहां पर जो पतंजलि न्यूज़पेपर के अंदर आपको एडवर्टीजमेंट देता है उसमें एलोपैथी के क्या मिसकंसेप्शन है ये बताए गए हैं, और ये कहा सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। तो यहां पर यह कहा गया आईएमए के द्वारा, कोर्ट में पिटीशन डाली गई और यह कहा गया कि ये जो एडवर्टीजमेंट का एक टाइटल आपको दिखता है जिसके अंदर एलोपैथी को इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसे में यहां पर इसके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली गई कि भाई ये अनफाउंड क्लेम्स है, इसके पीछे कोई आधार या कोई फैक्ट कोई तथ्य यहां पर नहीं है। ठीक है, और ये कहा गया कि इस एडवर्टीजमेंट में ये क्लेम किया गया कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेकर आप हाई ब्लड प्रेशर, उसके अलावा आपका जो अर्थराइटिस है, एस्थमा, थायराइड, ये सारी ट्रीटमेंट जो है आपके दवा जो बीमारियां हैं ये पूरी ठीक हो सकती हैं, ऐसी इस न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट थी, जिसको यहां पर आधार बनाकर आईएमए जो है कोर्ट के अंदर अगस्त 2022 के अंदर पिटीशन डालता है और कहता है कि यहां पर पतंजलि के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज के एक्ट के अंदर, जिसके अंदर जेल टर्म और फाइन आपको देखने को मिलता है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो अभी तक लीगल नोटिस भेजा था, ये सब चल रहा था, लेकिन अगस्त 2022 के अंदर प्रॉपर एक पिटीशन डाल दी जाती है आईएमए के द्वारा जिसका आधार था कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अखबार के अंदर देके इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर क्लेम किए जा रहे हैं। यहां पर फिर नवंबर 2023 के अंदर 21 नवंबर 2023 में इस पूरे मामले में जब पिटीशन डाली जाती है अगस्त 2022 में, तो नवंबर 21 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यहां पर पतंजलि को चेतावनी देता है, वार्न करता है इस पूरे मामले के अंदर और कहता है कि अगर ये सारी चीजें नहीं रुकी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देना ये सारी चीजें, तो यहां पर आपको हैवी फाइन्स जो है वो भरने पड़ सकते हैं। ये सारी चीज यहां पर कही गई कोर्ट के द्वारा। ऐसे में फिर से पतंजलि की इस पूरे मामले में जो एक्सप्लेनेशन आती है उसको देखते हैं। पतंजलि के जो वकील हैं वो यहां पर कहते हैं, वो यहां पर एफिडेविट फाइल करते हैं और कहते हैं कि शैल नॉट बी एनी वायलेशन, कहते हैं henceforth there shall not be any violence, यानी वायलेशन कहते हैं कि भाई आज से ऐसा कोई भी उल्लंघन नहीं होगा कि भाई किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी गई है, ऐसी चीजें आज से नहीं होगी। ये एफिडेविट फाइल करता है पतंजलि, ठीक है, नवंबर 2021 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वार्निंग दी उसके रिस्पांस में पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कहता है कोई भी प्रकार का हम यहां पर उल्लंघन नहीं करेंगे, खास तौर पर एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के मामले में। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कैजुअल स्टेटमेंट्स मीडिया के अंदर नहीं देंगे जो कि यहां पर ये क्लेम करती हो कि भाई मेडिसिनल जो यूज है यहां पर पतंजलि के वो एलोपैथी से बहुत बेहतर है, वो अलग अलग प्रकार की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं, कैजुअल स्टेटमेंट्स, ये भी मार्केट में मीडिया के अंदर नहीं देंगे। तो साफ साफ पतंजलि अपनी तरफ से नवंबर 2023 के जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसके बाद अपना स्टैंड क्लियर कर चुका था कि हम ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं और एफिडेविट फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एक तरह से आपने ये लीगल गारंटी दे दी कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और कानून के हिसाब से देश के वो चीजें गलत थी। अब यहां पर होता यह है कि 15 जनवरी के इस साल 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के पास एक लेटर आता है एनोनिमस, डीवाई चंद्रचूड़ जो कि इस समय सीजीआई हैं, उनके पास ये लेटर आता है और उस लेटर के अंदर प्रॉपर सबूत वगैरह सब होते हैं कि किस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर अभी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी जा रही हैं, ठीक है, और इस तरह से सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा आईएमए के जो वकील हैं वो यहां पर न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट भी दिखाते हैं। उसके अलावा यहां पर 21 नवंबर 2023 के बाद की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर वार्निंग दी थी, उसके बावजूद भी कई आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जो कि आचार्य बालकृष्ण जी ने करी, उनकी यहां पर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी यहां पर इस लेटर के अंदर मिलती है। तो यहां पर ये लेटर ये बताने की कोशिश करता है डीवाई चंद्रचूड़ जी को कि भाई कैसे 2023 21 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी उसके बाद पतंजलि ने अपना यहां पर एफिडेविट फाइल करा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
उसके बावजूद लगातार वायलेशन होता जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग का भी यहां पर लगातार वायलेशन होता जा रहा है। और ऐसे में यहां पर जब ये एनोनिमस लेटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को यहां पर सीरियसली लेता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहां पर पतंजलि को जवाब देना होगा। और पतंजलि का रिएक्शन मांगा गया कि हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों ना चलाएं। तो पतंजलि से यहां पर जवाब मांगा गया कि क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन कर रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवमानना है, तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। साथ में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो देश है उसको एक राइट पर लेकर जाया जा रहा है, यानी कि चीजों को सीरियस नहीं लिया जा रहा है, देश की चीजों को, इंस्टीट्यूशंस की जजमेंट्स को सीरियस बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। साथ में यहां पर सरकार यहां पर पूरे मामले में अपनी आंखें बंद कर बैठी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट यहां पर इस पूरे मामले में कहता है। अब ऐसे में यहां पर सुप्रीम कोर्ट जब सारी बातें यहां पर चल रही थी, तो ऐसे में यहां पर पतंजलि इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पतंजलि हमें यह जवाब दे कि क्यों नहीं इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली और पतंजलि से जवाब मांगा, तो उसके बदले में पतंजलि की तरफ से कोई भी यहां पर जवाब नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कंटेम्प्ट नोटिस भेजता है पतंजलि को, तो ऐसे में यहां पर पतंजलि उसका रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं। तो एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवमानना की, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे नोटिस भेजा और कहा कि हमें एक्सप्लेन करिए कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का जो प्रोसीजर है वो शुरू क्यों नहीं होना चाहिए, तब ऐसे में यहां पर उस नोटिस को भी इग्नोर किया गया, उस नोटिस पर भी पतंजलि की तरफ से कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया जाता है। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में यहां पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को इन पर्सन अपीयर होने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में कहते हैं आपको यहां पर फिजिकली आना होगा सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए। ठीक है, और ऐसे में यहां पर कहा जाता है कि भाई आप यहां पर अपीयर होंगे, और जब यहां पर अपीयर होने के लिए कहा जाता है बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को, तब यहां पर पतंजलि की तरफ से क्या आता है कि यहां पर हमें अपॉलॉजी यानी कि आपसे माफी मांगनी है, वो भी बिना शर्त के। तो यहां पर इस पूरे मामले में जब इस तरह से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की अवमानना हुई, उसके बाद लगातार एडवर्टीजमेंट और स्टेटमेंट्स मीडिया में चलती रही, उसके बाद जब कंटेम्प्ट नोटिस भेजा गया तो उसको भी यहां पर उसकी भी अवमानना हुई, उसको भी इग्नोर कर दिया गया। और जब यहां पर फिजिकल अपीयरेंस के बुलाया गया, तब यहां पर बालकृष्ण की तरफ से नोटिस आता है, यहां पर जो रिक्वेस्ट आती है कि हम यहां पर अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पूरी तरह से माफी मांगना चाहते हैं बिना शर्त के। और ऐसे में यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो था इस पूरे मामले में सख्त हो गया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अभी तक ये जो चीजें देखते हुए हम चलते आ रहे हैं, माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद दोबारा कोशिश यहां पर की गई पतंजलि के द्वारा दोबारा माफी मांगने की, अनकंडीशनल। तो उसमें यहां पर यह भी पाया गया कि यहां पर फिजिकल अपीयरेंस को, यानी कि जो अपनी फिजिकल प्रेजेंस है उसको अवॉइड करने के लिए पतंजलि की तरफ से यहां पर ऐसी हवाई यात्राओं की टिकट्स लगाई गई हैं, जो कि यहां पर एप्लीकेशन 30 मार्च को फाइल की गई थी, लेकिन टिकट्स 31 मार्च को खरीदी गई। तो यह बताता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस को अपनी अवॉइड करने के लिए यह बताया जा रहा था कि हम विदेश में यात्रा कर रहे हैं इसलिए कोर्ट में नहीं आ सकते, जबकि एप्लीकेशन 30 मार्च को लगाई गई और जो टिकट्स हैं वो 31 मार्च को खरीदी गई। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं इस पूरा मामला की ऐसी फ्लाइट टिकट्स बताई गई, कारण कि जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ताकि फिजिकल प्रेजेंस भी अवॉइड हो सके। और इसका आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा से जो माफी मांगने की एप्लीकेशन थी पतंजलि की, वो कैंसिल यहां पर कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो भी यहां पर माफी मांगी गई थी, वो माफी जो भी माफीनामा आता है पतंजलि की तरफ से, वो माफीनामा पहले मीडिया में जाता है और कोर्ट में बाद में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करता है जो भी माफी पतंजलि मांगता है वो मीडिया में पहले जाता है, कोर्ट के पास वो बाद में आता है। तो ऐसे मामले के अंदर यहां पर ये कहा गया कि ये एक तरह से पब्लिसिटी लेने का तरीका है, ये पूरी तरह से क्लियरली एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो कोर्ट के पास माफी पहले आनी चाहिए थी अगर आप सीरियस थे, लेकिन पहले माफी जाती है मीडिया के अंदर और पब्लिकली। तो ऐसे में कोर्ट यहां पर कहता है कि भाई अगर आप माफी मांग भी रहे हैं, चलो ठीक है, तो क्या आपकी माफी हार्टफेल्ट है, क्या आप उस माफी को एक्चुअल में मांग रहे हैं, या फिर वो एक सिर्फ लिप सर्विस है, वो सिर्फ कहने की बात है कि आप कोर्ट के प्रोसीजर से और जो भी आपने यहां पर जितना भी मामला हुआ, जितनी सारी चीजें हुई, वार्निंग्स इग्नोर की गई, कंटेम्प्ट नोटिस इग्नोर करा गया, आप सिर्फ इन चीजों को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, या फिर आप एक्चुअल में हार्टफेल्ट माफी है महसूस कर रहे हैं, या फिर सिर्फ लिप सर्विस है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज को सीरियसली लेंगे और इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको यहां पर कंसीक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहां पर इस पूरे मैटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाले।
तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरे मामले में पूरी तरह से सख्त हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें यहाँ पर बता सकते हैं कि क्यों ये सारी चीजें, आपको क्या लगता है इस पर, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप में से जो भी दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको किसी भी प्रकार का ऐसा लगता है कि तैयारी समझ नहीं आ रहा, कहां से शुरू करें, बड़ी समस्या है, साथ में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज बहुत महंगे लगते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया गया है सिर्फ 2999 के अंदर, जो कि सिर्फ लगभग 3000 रुपए का कोर्स है। और ये आपको एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवाता है। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज आपको यहाँ पर कंप्लीट कराई जाती हैं और मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं। और जब आप हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव को हम कंप्लीट करते हैं अच्छे से, साथ में एथिक्स और एसए के लिए एग्जांपल्स भी कलेक्ट करते हुए चलते हैं। कोड आपको लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं। और इसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी कवर करते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी, बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको कंप्लीट कराते हैं। और ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि आपकी कोर सब्जेक्ट्स के अंदर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनमें अपनी कमांड बनाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो कई अटेम्प्ट्स उसमें आप बचा सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, जैसे कि आपको प्रीलिम्स का कोर्स तो मिलता ही, आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है, आपको सीसैट भी मिलता है, आपको मेंस का जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है जिसमें आंसर राइटिंग वगैरह की चीजों को अच्छे से किया जाता है, वो चीजें आपको मिलती है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलती है। सिंगल सब्सक्रिप्शन से ये सारी चीजें आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट में देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा एक से ज्यादा एजुकेटर्स के आप क्लासेस ले सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड हर प्रकार की वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग, बहुत सारी चीजें आपको अनअकैडमी के साथ देखने को मिलती है। और दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यूपीएससी की प्रॉब्लम में यह है कि सबको पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। और उसी के लिए यहां पर आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी 1-on-1, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप यहां पर मेंटोर से पूछ सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2025 का आपको बैच देखने को मिलेगा जो कि लॉन्च हो चुका है। और ये आपको देखने को मिलता है बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेगा। और यहां पर इंग्लिश मीडियम का, प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच है, तो इनको भी यहां पर आप देख सकते हैं। और 2025 की तैयारी आप जीरो से, फाउंडेशन से करेंगे, सारे बेनिफिट्स आपको ये सारे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, लेक्चर्स की पीपीटी वगैरह सब कुछ, 1-on-1 मेंटोरशिप, सीसेट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 50% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने कोर्स को 50% कम प्राइस पर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा 2025 के लिए। और साथ में 6 महीने कोर्स आपका एक्स्ट्रा चलेगा। तो एक तरफ से आपको डिस्काउंट मिल रहा है 50%, दूसरी तरफ से आपका कोर्स आधे समय 50% एक्स्ट्रा अप टाइम यहां पर और आपको मिलेगा। तो इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है दोस्तों, दोनों ही कोर्सेज में सेम ऑफर है। आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव और यहां पर भी SMK लाइव कोड लगाना होगा। दोनों प्रकार के बैचेस में 2025 के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।